नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सेशन में। ये सेशन क्वेश्चन डिस्कशन का है। हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमारा इससे पहले का जो टॉपिक था वो क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न से रिलेटेड था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आज के क्वेश्चंस को अच्छे से समझने के लिए ये ज़रूरी है कि आप एक बार जाके पहले वो लेक्चर देख लें, क्योंकि वो जनरल एग्रीकल्चर का एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है। तो इसलिए आप उसको जाके देख लीजिए ताकि आज के क्वेश्चंस में आपको क्लैरिटी मिल सके। जो क्वेश्चंस हमने लास्ट टाइम बात की थी वो कुछ इस तरह से हैं कि क्रॉप रोटेशन और क्रॉप डाइवर्सिटी का एनवायरमेंटल इफेक्ट्स पे क्या रोल है, जो सीरियल्स के ग्रो होने की वजह से होते हैं एनवायरनमेंट पे, तो किस तरह से मिटिगेट कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम किस तरह से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में हेल्प करती है। किस तरह से कुछ क्रॉप्स के चेंज होने की वजह से क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हुए हैं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन किस तरह से स्टेबलाइज कर सकता है ईल्ड को। और जो सब्सिडीज़ हैं उनका क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग डाइवर्सिटी और फार्मर की इकोनॉमी पे क्या क्या प्रभाव होता है। तो इन सब क्वेश्चंस को हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे आप तक पहुँचें उसके लिए आप बेल आइकन दबा सकते हैं। तो चलिए आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन था कि क्रॉप रोटेशन और क्रॉप डाइवर्सिटी क्या रोल प्ले करता है उन एनवायरमेंटल इफेक्ट्स को मिटिगेट करने में जो कि केवल सीरियल प्रोडक्शन से होते हैं। तो इसका फ्रेमवर्क कुछ इस टाइप से होगा कि हम सबसे पहले क्रॉप रोटेशन की बात करेंगे। तो जहाँ तक हम क्रॉप रोटेशन की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि क्रॉप रोटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिपीटेडली एक ही टाइप की क्रॉप को ना ग्रो करते हुए अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। कई बार ऐसा भी रखते हैं कि क्रॉप और फैलो लैंड को करते हैं कि हमने कुछ टाइम ये क्रॉप ग्रो कर ली, उसके बाद थोड़े टाइम के लिए फैलो छोड़ दिया लैंड को। तो ऐसा करने से क्या होता है कि हमारी जो न्यूट्रिएंट्स लूज़ हुए हैं लीचिंग के थ्रू या ओवर यूज़ के थ्रू, तो वो सब रिप्लेनिश हो सकते हैं। क्रॉप रोटेशन की वजह से डिजीज़ और पेस्ट का जो साइकिल चलता है वो ब्रेक हो जाता है। सॉइल की हेल्थ इंक्रीज़ होती है, अच्छे से इम्प्रूव हो पाती है क्योंकि बायोमास बढ़ता है, बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है प्लांट्स की। तो हम कह सकते हैं कि अच्छे से अगर क्रॉप रोटेशन किया जाए तो वो मॉडर्न साइंटिफिक एग्रीकल्चर का बेसिस बनता है, जिसका मेन एम यील्ड को मैक्सिमाइज़ करना है पर साथ ही साथ सॉइल की प्रोडक्टिविटी को भी मेंटेन करना है। तो क्रॉप रोटेशन एक बैलेंस प्रोग्राम इंश्योर करता है पूरे साल के लिए, और उससे क्या होता है कि फार्मर्स की इनकम भी स्टेबलाइज होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्रॉप डाइवर्सिटी कैसी है इंडिया में। इंडिया में फार्मर का जो डिसीजन होता है कि वो कौन सी क्रॉप लेंगे वो बहुत ज़्यादा टाइप के फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि सॉइल पे, क्लाइमेट पे, उनकी अपनी घर की ज़रूरतें क्या हैं, सोशो इकोनॉमिक इश्यूज़ क्या फेस कर रहे हैं वो, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज प्रोसेसिंग, लेबर की कितनी अवेलेबिलिटी है, टेक्नोलॉजी कितनी अवेलेबल है। तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है एक फार्मर का क्रॉप का चॉइस। तो ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं इंडिया में वो साल में 3 से 4 साल में क्रॉप्स चेंज करते हैं और बहुत सारी क्रॉप्स लेते हैं वो ऐसे ऐसे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइप के क्रॉपिंग सिस्टम्स आ जाते हैं जो काफ़ी टाइम और स्पेस में डायनामिक होते हैं। इस तरह से साइंटिस्ट ने अराउंड 250 क्रॉपिंग सिस्टम्स आइडेंटिफाई किए हैं जो पूरी कंट्री में चलते हैं, और उसमें से एस्टिमेट ये लगाया गया है कि कुछ 30 सिस्टम्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इस तरह से इंडिया जो है, अगर हम बात करें कि सीरियल प्रोडक्शन का करंट सिनेरियो क्या है, तो इंडिया वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस और व्हीट का, जो कि 45 मिलियन हेक्टेयर्स पे कल्टीवेट होता है। राइस प्रोडक्शन जो है अभी भी बहुत इंक्रीज़ हो रहा है, 117 मिलियन टन से इंक्रीज़ हो रहा है। व्हीट जो कि हमेशा रबी सीज़न में ही ग्रो होता है, उसका प्रोडक्शन भी 103 से 106 मिलियन टन्स 2019 से 20 में चेंज हो रहा है। अब अगर हम देखें तो पाएंगे कि ये सब क्यों हो रहा है। एनुअल इंक्रीज़ जो है एमएसपी बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से फार्मर्स को बेनिफिट होता है। तो एफसीआई भी काफ़ी हद तक प्रोक्योर कर लेता है काफ़ी सारे हार्वेस्ट को। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ग्रेनरीज बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं।
पर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? इतना ज़्यादा प्रोडक्शन तो है, पर उसका भी एक नुकसान है कि साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन नहीं है, सॉइल हेल्थ ख़राब होती है। इस तरह से जब इतना ज़्यादा ग्रो किया जाता है तो हमारा जो ग्राउंड वाटर है, क्योंकि राइस एक बहुत ही वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, तो वो बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करता है, तो हमारा ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, जिसकी वजह से वाटर टेबल की लेवल बहुत अलार्मिंगली डिटोरिएट हो रहे हैं। कंटिन्यूसली अगर क्रॉपिंग होती रहेगी तो उससे क्या होगा कि सॉइल की फिजिकोकेमिकल प्रोसेसेस, एंजाइम्स, माइक्रोबियल कम्युनिटी सब पे इफेक्ट पड़ता है। ऐसा नहीं है कि पॉलिसी मेकर्स को पता नहीं है कि ये सिचुएशन ऐसी है, पर फिर भी जो है कि जो गवर्नमेंट आती है सेंटर में या स्टेट में, वो ज़्यादा काम नहीं करती इससे रिलेटेड, तो वो काफ़ी इंडिफरेंट होती है कि अच्छा ठीक है क्रॉप रोटेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, उनको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि एक कैरेट और स्टिक पॉलिसी ली जाए। जो ग्रोवर्स हैं जो क्रॉप रोटेशन फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों को इंसेंटिवाइज़ किया जाए, उनको सब्सिडीज़ दी जाए या कुछ दिया जाए। तो ये सब चीज़ें, और जो गवर्नमेंट जो CSEP जो गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देती है, वो एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हुए दे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे पंजाब हरियाणा में काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं फार्मर्स, तो इस तरह से हम और भी एग्जांपल्स दे सकते हैं। तो इस तरह का कुछ फ्रेमवर्क उठा सकते हैं हम, ऐसी बातें इस आंसर में कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट का जो क्वेश्चन था वो था कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम किस तरह से हेल्पफुल है सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम होता क्या है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम एक कंबाइंड अप्रोच है जिसका मेन एम है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो सके। वो एक हॉलिस्टिक फार्मिंग अप्रोच है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करता है, सोशल और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे फोकस करता है। उसका मेन एम ये होता है कि किस तरह से सारे फार्मिंग के जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करें और बाहर से हमें इनपुट्स ना लेना पड़े। तो एक तरीके का एक ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट मॉडल आ जाता है, और एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, क्रॉप प्रोडक्शन, फिशरीज़, ये सब चीज़ों को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ऐसा इसमें क्या होता है कि एक कंपोनेंट का जो वेस्ट है वो दूसरी कंपोनेंट है दूसरे सिस्टम के लिए एक इनपुट की तरह काम करता है। तो उससे क्या होता है कि कॉस्ट रिड्यूस होती है और इनकम इम्प्रूव होती है। अगर हम बात करें कि जो फार्मिंग सेक्टर है उसके चैलेंजेस क्या क्या हैं, तो फार्मिंग सेक्टर के कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं कि हमारा एरिया ना बढ़ाते हुए प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, और जो इनपुट्स यूज़ हो रहे हैं वो मिनिमल हों ताकि जितनी ज़रूरत है उतनी हो। तो इस तरीके की जो चीज़ें हम इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं अपनी फार्मिंग में, तो ये सब चीज़ें आ सकें। हमारी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मेंटेन हो सके, नेचर के अकॉर्डिंग चल सके। तो हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कैसे इन्हांस कर सकते हैं? हम कर सकते हैं कि क्रॉपिंग मेथड चेंज करें, मिक्स्ड क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, क्रॉप कॉम्बिनेशंस ऐसे लें जो कि एक दूसरे को सप्लीमेंट करें। इंटरक्रॉपिंग करें जहाँ उन प्लांट स्पीसीज़ की जो कम कंपटीशन हो जिनका आपस में भी और रिसोर्सेज के लिए भी। आगे हम बात कर सकते हैं इसमें कि हम मल्टी स्टोरी अरेंजमेंट कर सकते हैं ताकि हमारा जो टोटल अवेलेबल एरिया है वो अच्छी तरह से यूज़ हो पाए। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है वो एक बहुत ही सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम है जो फार्म प्रोडक्टिविटी को और बढ़ाने का काम करता है और डाइवर्सिफिकेशन, रिसोर्स इंटीग्रेशन और मार्केट लिंकेजेस को बढ़ाता है। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि अगर आपको एक अच्छा इंटीग्रेटेड फार्म सेटअप करना है मार्केट लिंकेजेस के साथ, तो उसको इस्टेब्लिश करने में कुछ 3 से 4 साल लगते हैं। और इसी तरह से हम न्यूट्रिएंट्स और लाइवलीहुड को इंश्योर कर सकते हैं फैमिलीज़ के लिए और ओवरऑल नेशन के लिए। तो ये एक बहुत ही जुडिशियस मिक्स है, डेयरी, पोल्ट्री, पिगरी, फिशरी, सेरीकल्चर, इसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा इंटीग्रेटेड प्रैक्टिसेस, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट से रिलेटेड, साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जीरो टिलेज, कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी, बायो फर्टिलाइजर्स, इन सब से रिलेटेड चीज़ें अगर हम इसमें यूज़ करेंगे तो हमारा एग्रीकल्चर सस्टेनेबल भी होगा और प्रॉफिटेबल भी होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि किस तरह से कुछ जो क्रॉप्स हैं उनकी चेंज करने से रीसेंट पास में हमारा जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो किस तरह से चेंज हुआ है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि हमारा जो क्रॉपिंग पैटर्न है,
पहले हम उसकी बात करेंगे कि किस तरह से हम राइस वीट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते थे। उसके बाद हमने क्रॉप्स का डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट किया। फूड क्रॉप से हम नॉन फूड क्रॉप्स पे गए, कमर्शियल क्रॉप्स पे गए, शुगर केन, इस टाइप की चीज़ें, पोटैटो, इस तरीके की हम मतलब कमर्शियल क्रॉप्स में हमारा एरिया इंक्रीज़ हुआ। ओवर द ईयर्स कैसे कैसे चेंजेस आए, तो हम इस आंसर में इन सब तरीके के चेंजेस के बारे में बात कर सकते हैं। तो जैसे कि हम बोल सकते हैं कि बिगिनिंग में 1940s के टाइम पे फूड क्रॉप अराउंड 83% फूड क्रॉप्स एरिया कवर करती थी। उसके और नॉन फूड क्रॉप्स अराउंड 17% होता था। जो 1945-50s के टाइम पे पहुँचते पहुँचते फूड क्रॉप का साइज़ कम हो गया, लाइक 80% रह गया, और नॉन फूड क्रॉप्स अराउंड 20% इंक्रीज़ हुआ। ये क्यों हुआ? क्योंकि नॉन फूड क्रॉप्स का जो प्राइस था वो इंक्रीज़ हो गया। तो जब हमें उधर से उनमें ज़्यादा प्राइसेस मिलने लगे तो लोग नॉन फूड क्रॉप्स पे जाने लगे। 1950-51 के टाइम पे सबसे ज़्यादा एरिया वीट के कल्टीवेशन में आता था और वो अराउंड 132% तक इंक्रीज़ हुआ 1987-88 में। राइस और पल्सेस अराउंड 23% इंक्रीज़ हुआ। कोर्स सीरियल्स मार्जिनली इंक्रीज़ हुए अराउंड 11% बाय 1987-88। और जो ट्रेडिशनल कमर्शियल क्रॉप्स थी, कॉटन, ऑयल सीड्स, जूट, शुगर केन, पोटैटो, इन सब में भी इंक्रीज़ देखा गया क्योंकि सब्सिडीज़ मिलने लगी इस तरीके की क्रॉप्स ग्रो करने में। तो फिर क्या हुआ कि पैटर्न चेंज होने लगे। ऑयल सीड्स, शुगर केन, ऑयल सीड्स की अगर हम बात करें तो 86% इंक्रीज़ हुआ। शुगर केन में अराउंड 80% इंक्रीज़ हुआ बाय 1987-88। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम पहला हमारा जो टारगेट था स्टार्टिंग में इंडिपेंडेंस के बाद वो था कि हम किस तरह से फूड क्रॉप्स को इंक्रीज़ करें। तो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में राइस और वीट का सरप्लस प्रोडक्शन किया। उसके बाद जब ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल रहा, उसके बाद जैसे जैसे लोगों को पता चला कि ओके हम फर्टिलाइज़र्स का इतना यूज़ कर सकते हैं, हम बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं और हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से फिर और दूसरी जो कमर्शियल क्रॉप्स थी जैसे ऑयल सीड्स, जैसे हमने बात की, शुगर केन, इन सब पे क्या हुआ कि इनका पे एमएसपी अच्छा मिलने लगा, एफसीआई प्रोक्योर करने लगा। तो क्या हुआ कि ये वाली जो क्रॉप्स हैं, ये क्रॉप्स लोगों को, जो फार्मर्स थे, उन्होंने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। जब उन्होंने ये क्रॉप्स ग्रो करनी स्टार्ट करी और बहुत ज़्यादा उसके साथ फर्टिलाइज़र्स वगैरह डाले, बहुत ज़्यादा इनपुट्स का प्रयोग किया, तो उससे क्या हुआ कि जो हमारा सॉइल था, जो हमारा वाटर बॉडीज़ थी, वो सब मतलब काफ़ी हद तक हमारा सॉइल डिग्रेडेशन हुआ, वाटर डिग्रेडेशन हुआ, हमारा जो वाटर टेबल है वो डिटोरिएट हुआ। तो इस तरह से हमारे एनवायरनमेंट पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा इन सब का। तो हम इस आंसर में ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। आगे अगर हम देखें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस तरह से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हेल्पफुल है क्रॉप की यील्ड को स्टेबलाइज करने में। तो इस क्वेश्चन का हम कुछ इस तरह से फ्रेमवर्क बना सकते हैं कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली लिंक करता है उस टॉपिक से जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप दे पाएंगे जब अगर आपने वो लास्ट वाला लेक्चर पढ़ रखा होगा, तो क्योंकि ये एग्जैक्टली वो पूरा लेक्चर है। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन किस तरह से यील्ड को स्टेबलाइज करेगा। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या था कि हम अलग अलग टाइप की क्रॉपिंग करें, हम मल्टीपल क्रॉपिंग करें। हमारी जो क्रॉपिंग हो उसमें क्या क्या हो सकता है, हमने बात की थी बहुत टाइप की क्रॉपिंग पैटर्न्स की, जैसे कि हम सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग कर रहे थे या रिले क्रॉपिंग कर रहे थे, या फिर हम मल्टी लेवल क्रॉपिंग कर रहे थे जिसमें कंपटीशन कम करना चाहते थे। हमारा मेन फोकस उस टाइम पे यही था कि हम जो दो क्रॉप स्पीसीज़ हैं उनके बीच में या तो कंपटीशन कम करें या उन स्पीसीज़ को, ऐसी स्पीसीज़ को ग्रो किया जाए जो एक दूसरे को हेल्प कर रही हों या अच्छा मतलब कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज़ कर रही हों जिससे कि कुछ उनको एक दूसरे को बेनिफिट हो रहा हो, या जो एक स्पीसीज़ जो न्यूट्रिएंट डिप्लीट कर रही है तो दूसरी स्पीसीज़ हम ऐसी ग्रो करें जो कि न्यूट्रिएंट को सप्लाई कर दे। तो हम यील्ड को, कुछ स्पीसीज़ ऐसी थी जो अलग अलग अगर हम ग्रो करें उसमें उतना यील्ड नहीं आता था, बल्कि अगर हम साथ में ग्रो करें तो उसका यील्ड ज़्यादा आता था। तो इस तरीके की सारी स्पीसीज़ और हमारा जो क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं, ये सारी क्रॉपिंग पैटर्न्स को एक बार आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं पीछे वाले लेक्चर में जाके। तो ये सारी चीज़ें उसमें कवर्ड है, कौन कौन से टाइप के क्रॉपिंग पैटर्न्स थे और किस तरह से यील्ड स्टेबलाइज हो रही थी, वो क्या कॉम्बिनेशंस ग्रो किए हमने साथ में जिससे हमारी यील्ड इंक्रीज़ हो गई एज़ कम्पेयर टू से द इंडिविजुअल क्रॉप। तो ये सारी चीज़ें, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको अगर देना है इसका जवाब तो पीछे वाली वीडियो में जाके पूरा क्वेश्चन देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस तरह से सब्सिडीज़ क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉप डाइवर्सिटी और फार्मर की इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करती है।
तो इसमें हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है इनपुट्स पे सब्सिडीज़ देती है ताकि फार्म का जो कॉस्ट है वो कम हो सके और जो हमारा प्रोडक्शन है वो बढ़ सके। अलग अलग टाइप के इनपुट्स पे क्रेडिट मिलता है, सीड्स और फर्टिलाइज़र पे सब्सिडीज़ मिलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, इन सब पे सब्सिडीज़ मिलती हैं। तो ये जो सब्सिडीज़ मिलती हैं इन सब का जो होता है बहुत ज़्यादा अलग अलग इम्पैक्ट पड़ता है फार्मर्स के ऊपर, फार्मिंग के ऊपर। तो अगर हम बात करें क्रॉपिंग पैटर्न पे, तो क्रॉपिंग पैटर्न जो है सब्सिडीज़ की वजह से काफ़ी हद तक डिस्टॉर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो क्रॉप्स जिनको ज़्यादा सब्सिडी मिल रही है या जिनको अलग ज़्यादा टाइप की सब्सिडीज़ मिल रही हैं, तो वो वाली जो क्रॉप्स हैं फार्मर्स वो ग्रो करते हैं। जैसे कि पंजाब में या हरियाणा में इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन में सब्सिडी बहुत ज़्यादा थी, तो उससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा इरिगेशन इंटेंसिव क्रॉप्स ग्रो किया फार्मर्स ने। जैसे सबसे ज़्यादा इरिगेशन कौन लेता है? सबसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है राइस को, तो फार्मर्स ने क्या किया, धड़ल्ले से राइस को ग्रो किया। क्यों? क्योंकि उस पर सब्सिडी बहुत अच्छी मिलती थी। किस पे मिलती थी? इरिगेशन पे मिलती थी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरह की क्रॉप्स फार्मर्स उठा रहे हैं और उससे फार्मिंग का पैटर्न उनका चेंज होता है। अब क्या होता है कि कुछ सब्सिडीज़ कुछ क्रॉप्स पे कम सब्सिडीज़ होती हैं या कुछ क्रॉप्स जो होती हैं स्टैंडर्ड होती हैं कि हाँ ठीक है, हम यही क्रॉप ग्रो करेंगे, क्योंकि उन क्रॉप्स का जो मार्केट है वो एश्योर्ड है कि हाँ इसका तो मार्केट है ही है, कहीं नहीं जाएगा, और उसको सब्सिडी भी अच्छी खासी मिल रही है, तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम है और वो चीज़ ग्रो होनी ही होनी है क्योंकि उसका मार्केट बहुत अच्छा है। तो इस तरीके की जो क्रॉप्स होती हैं तो उनके ऊपर फार्मर्स ज़्यादा जाते हैं। जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स राइस और वीट तो ग्रो करते ही हैं क्योंकि उनको पता है कि हाँ राइस का मार्केट कहीं नहीं जाना, वीट का मार्केट कहीं नहीं जाना। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जिन क्रॉप्स पे सब्सिडीज़ मिलेंगी तो वो क्रॉप डाइवर्सिटी को भी अफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें कि सब्सिडीज़ का इफ़ेक्ट इकोनॉमी पे क्या होता है, तो जैसे कुछ सब्सिडीज़ होती हैं वो इनकम को सपोर्ट करती हैं और उससे क्या होता है कि फार्मर्स के पास एक सेफ स्टॉक होता है फूड ग्रेन्स का। बट उसकी वजह से क्या होता है कि उनके पास एक ही टाइप का पैटर्न का फूड है और डिफरेंसेस नहीं हैं, कुछ डाइवर्सिफिकेशन कम है, तो उससे क्या होता है कि दूसरे टाइप की क्रॉप्स की जो प्राइसेस होती हैं वो बढ़ जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि दूसरी क्रॉप्स की प्राइसेस में इन्फ्लेशन होता है और इनका जो फूड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आगे जाके पीडीएस में, डिस्ट्रीब्यूशन में या स्टोरेज में प्रॉब्लम आती है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो हम बता सकते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है वो समाप्त होता है। अगर आप बने रहना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको ये पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियोस बनाने का। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार।